ललन टॉप शो ब्रॉट टू यू बाय सेंसोडेंट के एंड अमेरिकन पिस्ताशियोज। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप ललन टॉप शो देख रहे हैं। केरल, जब हम टूरिज्म की भाषा में इस राज्य के बारे में पढ़ते हैं तब एक लाइन अंग्रेजी में लिखकर आती है गॉड्स ओन कंट्री, ईश्वर का अपना देश। जब हम लोकसभा चुनाव के संदर्भ में इस राज्य पर विचार करते हैं तब हमें तालिका में दिखती हैं 20 सीटें, लोकसभा की 20 सीटें जहां पर होंगे चुनाव दूसरे फेज में। आज हम केरल पर विस्तार से बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रैलियाँ कर रहे हैं। एक ऐसे वक्त में जब टिप्पणीकार लंबे लंबे राजनीतिक निबंध लिख रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक से इतर दक्षिण भारत के जो राज्य हैं जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, जिसका मैंने जिक्र किया, केरल और तमिलनाडु, वहाँ पर अपनी शक्ति को बढ़ा पाएगी। और एक यक्ष प्रश्न कि क्या भारतीय जनता पार्टी केरल में लोकसभा में खाता खोलने में सफल होगी, इन सब पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। इंडिया गठबंधन की भी बात होगी क्योंकि जो लेफ्ट पार्टियां और कांग्रेस इस गठबंधन में साथ नजर आती हैं वो केरल पहुंचते पहुंचते एक दूसरे की धुर राजनीतिक विरोधी हो जाती हैं। लेफ्ट पार्टियों के नेतृत्व वाला एलडीएफ यहां पर सत्तारूढ़ है, लगातार दूसरा विधानसभा चुनाव जीतकर पिनरई विजयन के नेतृत्व में सरकार चल रही है और यूडीएफ कांग्रेस के नेतृत्व में मुख्य विपक्ष की स्थिति में है। ऐसे में केरल की 20 में से कई सीटों पर दिलचस्प त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है एलडीएफ, यूडीएफ और एनडीए के बीच में। ऐसी सीटें कौन सी हैं, कौन से नेता हैं जिन पर नज़र रखी जानी चाहिए और कौन से मुद्दे हैं जो प्रभावी हैं स्थानीय स्तर के, राज्य स्तर के या फिर केंद्र के स्तर के। दर्शकों को एक सूचना ये भी दे दें कि हमारे रिपोर्टर साथी सोनल पटेरिया और अमितेश कुमार, जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तब केरल की ज़मीं पर हैं। आज हमने कुछ रैलियां भी अटेंड की, हम उसके भी आपको नज़ारे दिखाएंगे, झलकियां दिखाएंगे, कुछ इतिहास की कहानियां भी सुनाएंगे कि क्यों केरल के मुख्यमंत्री को मुंडू वाला, धोती वाला मोदी कहा जाता है जबकि पिनरई विजयन और नरेंद्र मोदी एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। इस राज्य का राजनीतिक तौर पर वोटिंग के हिसाब से इतिहास क्या रहा, इस पर बात करेंगे। क्यों भारतीय जनता पार्टी को अब तक सफलता नहीं मिली, डेमोग्राफी सिर्फ एक मसला है या कुछ और, इस पर बात करेंगे। और सुर्खियों में अरविंद केजरीवाल की जमानत समेत और अहम खबरों पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ललन टॉप शो। केरल के राजनीतिक इतिहास में दाखिल हों उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू का जिक्र करते हैं। ये इंटरव्यू 15 अप्रैल को न्यूज एजेंसी एएनआई पर आया। प्रधानमंत्री ने राम मंदिर, इलेक्टोरल बॉन्ड, वन नेशन वन इलेक्शन जैसे मुद्दों पर बात की और कहा कि ये विपक्ष के लिए राजनीतिक हथियार था, अब मंदिर बन गया तो विपक्ष के हाथ से ये मुद्दा निकल गया। उन्होंने ये भी कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव हमारी प्रतिबद्धता है। कई लोगों ने समिति के सामने सुझाव दिए, अगर हम इस रिपोर्ट को लागू कर पाए तो देश को बहुत फायदा होगा। आइए देखते हैं इस इंटरव्यू के कुछ महत्वपूर्ण हिस्से। कुल देश में 3000 कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिए हैं। उसमें 3000 में 26 कंपनियां ऐसी हैं जिन पर कार्रवाई हुई है। ये कहते हैं ना ईडी वीडी टिकना फला, 3000 डोनर है, उसमें सिर्फ 26, और उनमें से 16 कंपनियां ऐसी थी छापा जब लगा उस समय बॉन्ड खरीदा। कोई जोड़ सकता है इसको, अगर बॉन्ड खरीदा, लोग ये जोड़ रहे हैं, उसकी विशेषता ये है कि ये जो 16 कंपनियों ने बॉन्ड खरीदा उसमें से 37 पैसा अमाउंट बीजेपी को डोनेशन में मिली। 63% बीजेपी के विरोधी पार्टियों को मिली। जहां तक गारंटी का सवाल है, आज हमारे यहां दुर्भाग्य से शब्दों के प्रति जो कमिटमेंट होना चाहिए वो एक प्रकार से लग रहा है कि ये तो चलते का नाम गाड़ी, कुछ भी बोल दो, कहीं पर भी बोल दो, कोई जिम्मेवारी नहीं। अब आप देखा होगा इन दिनों एक नेताजी के पुराने ढेर सारे वीडियो बाजार में घूम रहे हैं और उनके एक विचार से दूसरा विचार कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है। अब लोग एक साथ देखते हैं, अरे ये आदमी इतना हमें मूर्ख बनाता था, हमारी आंख में धूल झोंकता। नाच न जाने आंगन टेढ़ा,
और इसलिए कभी ईवीएम का बहाना निकालेंगे, कभी मूलतः पराजय के लिए वो कुछ रीजनिंग अभी से सेट करने में लगे हैं ताकि पराजय उनके खाते में न चढ़ जाए। चुनावी नतीजों को लेकर या जनादेश को लेकर प्रधानमंत्री की भविष्यवाणी आपने आखिरी में सुनी, आकलन सुना। अब उसके लिए जो अहम राज्य हैं, जो कि हर राज्य है, भले ही 1 सीट हो या 80 सीट हो, उनमें से एक केरल का रुख करते हैं, जहां 15 अप्रैल का दिन ताबड़तोड़ पॉलिटिकल इवेंट्स वाला रहा। प्रधानमंत्री पहुंचे तिरुवनंतपुरम और पलक्कड़ में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। भाषण के 3 हाई पॉइंट रहे। पहला, लेफ्ट और कांग्रेस के पॉलिटिकल रेलेवेंस पर कटाक्ष, कहा इन दोनों पार्टियों का बस नाम बचा है क्योंकि जनता ने दोनों को रिजेक्ट कर दिया है। दूसरा हाई पॉइंट, राहुल गांधी पर तीखी टिप्पणी, कहा कांग्रेस के एक बड़े नेता के लिए यूपी में अपनी खानदानी सीट पर इज्जत बचाना मुश्किल हो गया। तीसरा हाई पॉइंट, स्थानीय मुद्दों को छुआ, जैसे कि मछुआरों की आजीविका का मुद्दा, कहा एलडीएफ और यूडीएफ ने पिछले कुछ वर्षों में मछुआरों की आजीविका बर्बाद की, लेकिन हम उसे संरक्षित करेंगे, फिशिंग के लिए नए क्लस्टर स्थापित करेंगे। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में घोषणा की है कि हम अपनी विरासत से ग्लोबल टूरिस्ट को जोड़ेंगे और अपनी विरासत को वर्ल्ड हेरिटेज के स्तर पर ले जाएंगे, उस ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। यहां केरला में तो इसकी बहुत ज्यादा संभावना है। बीजेपी का प्लान बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन के ओवरऑल डेवलपमेंट का है। भाजपा केरला में इको टूरिज्म के नए सेंटर्स भी बनाएंगे। इससे होम स्टे के जो अवसर बनेंगे, उसका बड़ा लाभ हमारे ट्राइबल परिवारों को मिलेगा। बीजेपी गवर्नमेंट होम स्टे के लिए महिलाओं को फाइनेंशियल हेल्प भी देगी। आपने प्रधानमंत्री के भाषण के हाई पॉइंट सुने, झलकियां देखी। रैली स्थल पर हमारी रिपोर्टर सोनल पटेरिया मौजूद थी। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, लोगों से क्या बात की, अब ये सुनते हैं। इधर हमारा प्रधानमंत्री जैसा आदमी को सपोर्ट करने के लिए हम जैसा आदमी इधर खड़ा रहा है। क्यों आपको प्रधानमंत्री क्यों पसंद है? है तो विश्व पुरुष है ना। हाँ। विश्व पुरुष है ना। हम कुवैत जाता है ना। हाँ, कुवैत जाता है, वो समय में वहाँ का आदमी बोलता है, उधर का कुवैत वाला कुवैती, वो बोलता है हमारा गर्व है, ऐसा बोलता है। What do you think? Who is much better, राजीव चंद्रशेखर और शशि थरूर? Yes, almost राजीव चंद्रशेखर। क्या बोलेगा राजीव चंद्रशेखर? आईटी प्रोफेशन में और उसका एक पुराना एक कहानी भी है, क्योंकि उसका कहानी है कि उसका बाप एक फाइटर फ्लाइट का राइडर था, पायलट था। वो पायलट वो फ्लाइट है ना, फ्लाइट गार्बेज में लेकर उसने वापस रिनोवेशन करके वायुसेना को दे दिया था। वो गर्व का बात है ना। अब बात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, वायनाड से सांसद और प्रत्याशी राहुल गांधी की। वो भी 15 अप्रैल को केरल में थे। त्रिशूर में उन्होंने रैली की और ये उनके अहम मुद्दे थे, हाई पॉइंट्स थे। पहला, हमें एक दूसरे का अपमान नहीं करना है, नफरत नहीं करनी, लड़ना नहीं है। देश तभी महान हो सकता है जब लोग एकजुट हों और मिलकर काम करें। दूसरा, प्रधानमंत्री और आरएसएस चाहते हैं कि एक राष्ट्र, एक भाषा, एक नेता। ये ठीक नहीं। भाषा कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे लोगों पर थोपा जा सके। और तीसरी बात, वायनाड के अपने मुद्दे हैं। लोग यहाँ 2 या 3 बड़े कारणों से संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें से एक है ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट। मैं हाल ही में एक व्यक्ति के परिवार से मिला जिसे हाथी ने मार डाला था। अगर आप नक्शे पर वायनाड को देखेंगे तो आसपास आपको जंगल, नेशनल पार्क ये सब नजर आएंगे। इसलिए राहुल गांधी ने तीसरे मुद्दे का जिक्र किया। अब सुन भी लेते हैं। अगर आप नाम और तारीख को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जब उन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है, उसी के एकदम बाद उनको या तो कॉन्ट्रैक्ट मिला है या फिर जो सीबीआई का उन पर इंक्वायरी हो रही थी वो हटाई गई है। तो ये प्रधानमंत्री पकड़े गए हैं, इसीलिए ये एएनआई को इंटरव्यू दे रहे हैं। मैं बता रहा हूं, सुनो, ये पकड़े गए हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन स्कीम है और इसके मास्टरमाइंड नरेंद्र मोदी जी हैं।
अगर आप उनकी आंखों में देखें, मैंने देखा नहीं है, मगर अगर आप उनके एएनआई के इंटरव्यू में उनकी आंखों में देखेंगे तो आपको वो झलक दिख जाएगी। आप प्रधानमंत्री से कहिए कि वो ये समझा दें कि एक दिन सीबीआई की इंक्वायरी शुरू होती है, उसी के एकदम बाद उनको पैसा मिलता है और उसी के एकदम बाद सीबीआई इंक्वायरी बंद हो जाती है। पहले ये समझाएं। दूसरी बात, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कंपनी पैसा देती है, उसके एकदम बाद उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। ये भी प्रधानमंत्री समझा दें। आपने राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी को सुना जो एक ही दिन में केरल में थे, और तीसरा सिरा है पिनरई विजयन के नेतृत्व वाले एलडीएफ का, जो लगातार इन दोनों को काउंटर कर रहे हैं। न्यूज रूम से हमारे साथी कुलदीप आपको बता रहे हैं पिछले 3-4 लोकसभा और विधानसभा चुनाव में केरल का वोटिंग पैटर्न क्या रहा। देखिए, केरल में जो पिछले 3 लोकसभा चुनाव का पैटर्न है वो कांग्रेस और सीपीएम के बीच ही तराजू की तरह डोलता रहा है, कांग्रेस और लेफ्ट के बीच। तो कुल 20 लोकसभा सीटें आप जानते हैं। तो 2009 में यूडीएफ को, जो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है, कांग्रेस लेड अलायंस, उसको 15 सीटें मिली थी और इसमें से 15 में से कांग्रेस ने अकेले 13 सीटें जीती थी। मुस्लिम लीग, जिनसे अलायंस है केरल में कांग्रेस का, मुस्लिम लीग ने 2 सीटें जीती थी। सीपीएम ने 4 सीटें जीती थी, जो एलडीएफ का हिस्सा है। अब 2014 पे आ जाइए। 2014 में यूडीएफ ने 10 सीटें जीती थी, यानी 2019 के मुकाबले कम, और इसमें से कांग्रेस की 8 सीटें थी और एलडीएफ ने 8 सीटें जीती थी, जिनमें से सीपीएम की 7 सीटें थी। तो वहाँ जो मेजर फोर्स हैं कांग्रेस और सीपीएम ही हैं। यूडीएफ की सबसे बड़ी जो पार्टी है वो कांग्रेस है, एलडीएफ की जो सबसे बड़ी पार्टी है वो सीपीआईएम है। 2019 में यूडीएफ ने 19 सीटें जीती थी और इसमें से कांग्रेस की 15 सीटें थी। तो एलडीएफ के खाते में उस समय सिर्फ 1 सीट आई थी, जो सीपीएम ने जीती थी। बीजेपी को किसी भी चुनाव में अब तक केरल के किसी भी लोकसभा चुनाव में 1 भी सीट नहीं मिली। 44 साल का राजनीतिक इतिहास है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन लोकसभा में 1 भी सीट नहीं। 2014 और 19 की लहर में भी नहीं। आप अगर नक्शे को देखें केरल के और थोड़ी सी कल्पना की छूट लें तो एक बेतरतीब सा त्रिभुज सा नजर आता है ये प्रदेश, लेकिन बीजेपी के लिए ये एक अभेद्य वृत्त में, सर्कल में तब्दील हो रखा है। इसीलिए प्रधानमंत्री महीने में दूसरी बार यहाँ पहुंचे। इससे पहले 19 मार्च को भी उन्होंने पलक्कड़ में रोड शो किया था। आज तिरुवनंतपुरम पहुंचे। अब अहम सवाल, केरल बीजेपी के लिए पहेली क्यों बना हुआ है, बिंदुवार समझते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केरल में रोज 4000 से ज़्यादा शाखाएं लगाता है। 3.5 करोड़ की आबादी वाले इस राज्य में 80 साल से यह संगठन सक्रिय है। लगभग हर तालुके, हर गाँव में इसकी मौजूदगी भी है। बीजेपी को फिर भी इसका इलेक्टोरल बेनिफिट क्यों नहीं मिल पाता, ये सवाल बीबीसी से बात करते हुए पत्रकार एमजी राधाकृष्णन ने डील किया। उन्होंने कहा, केरल में आरएसएस की मौजूदगी के बाद भी चुनावी असफलता को समझने के लिए वहां की आबादी को समझना होगा। डेमोग्राफी, राज्य में करीब 45 से 50% आबादी मुस्लिम और ईसाइयों की है। हिंदू 50% के करीब हैं और कई विधानसभाओं में बटे हुए हैं। बहुमत उनका है जो लेफ्ट पार्टियों का समर्थन करते आए। जब तक बीजेपी और आरएसएस आबादी की सोशल पॉलिटिकल इक्वेशन को अपने हिसाब से डिकोड करने में कामयाब नहीं होते, उन्हें चुनावी लाभ नहीं मिलेगा। ये तो एक पत्रकार का मशवरा था या ऑब्जर्वेशन था। हमने और भी पत्रकारों से यही सवाल पूछा, केरल की राजनीति के अहम फैक्टर्स क्या हैं सोशल, रिलीजियस और पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन के हिसाब से, एक सवाल। और दूसरा सवाल पूछा गया कि भाजपा के लिए ये रिडल, ये पहेली सुलझाना अब तक मुश्किल क्यों हो रखा है। कारण एक तो कम्युनिस्ट पार्टी की स्ट्रांग प्रेजेंस है केरला में, क्योंकि पहले से ही बहुत सारे मूवमेंट्स हुई थी केरला में, प्रोटेस्ट हुआ था, खासकर ये लेबरर्स की, उन सब में कम्युनिस्ट पार्टी ने बहुत बड़ी रोल प्ले की है। और इसी वजह से जो भी वो हिंदू वोट्स है, अगर हम केरल के बाहर देखें तो सारे स्टेट्स में हिंदू वोट्स बीजेपी का स्ट्रांग वोट्स है, स्ट्रांग होल्ड है। लेकिन केरला में ये है कि हिंदू वोट्स कम्युनिस्ट पार्टी को ज्यादा वोट करते हैं, और वोट्स कांग्रेस में भी स्प्लिट, कांग्रेस और कम्युनिस्ट के बीच स्प्लिट हो जाती है। कांग्रेस अगर हम देखें तो बहुत सालों से, जैसे वो इंडिया में बहुत स्ट्रांग थी, उसी तरह केरला में भी स्ट्रांग थी। लेकिन बीजेपी को वो स्पेस केरला में इसीलिए नहीं मिला क्योंकि एक तो कम्युनिस्ट पार्टी बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस थी और बहुत सारे मूवमेंट्स थी, जैसे मैंने कहा। और एक और बात है, केरला की माइनॉरिटी पॉपुलेशन बहुत सॉलिड है। 47 हिंदू पॉपुलेशन मेजॉरिटी है, लेकिन माइनॉरिटी पॉपुलेशन का अराउंड 47% है। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में माइनॉरिटी वोटर्स भी डिसाइड करती है कि कौन जीत हासिल कर सकती है। तो ये सब कारण खास कारण है
क्योंकि जो बीजेपी ऐसा इलेक्टोरल सक्सेस नहीं ले पा रही है केरला में। ये तो इतिहास की बात हो गई। दूसरा जो हमारा और आपका चर्चा में अहम विषय होता है वो है वीआईपी सीटें। कौन सी सीटें हैं जो महत्वपूर्ण हैं और जिनकी केरल के बाहर भी चर्चा है और देश भर के पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स या आपके जैसे चुनाव में दिलचस्पी रखने वाले लोगों की उनमें दिलचस्पी है। वीआईपी सीट्स का हाल जानते हैं पत्रकारों से। वहां पे वीआईपी सीट आप ऐसा मान लीजिए कि एक तो राहुल गांधी का वायनाड है, वो एकदम उत्तर में आता है, पहाड़ी क्षेत्र है, थोड़ा जंगल है। और सबसे साउथ में तिरुवनंतपुरम है, ट्रिवांड्रम जो कैपिटल सिटी को इंक्लूड करके है। वहां पे शशि थरूर साहब लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर जो केरल के ही हैं लेकिन प्रवासी हैं। उनको पहली बार जो है राज्यसभा के एमपी थे 3 बार से, वो पहली बार लोकसभा क्षेत्र में उतरे हैं, तो वो भी काफी दिलचस्पी की बात यह है कि दोनों जगह जो है सीपीआई ने कांग्रेस के खिलाफ काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लगा रखे हैं। वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ डी राजा की वाइफ हैं आनी राजा, वो खड़ी हुई हैं। और यहाँ पे भी एक बहुत पुराने कॉमरेड हैं तिरुवनंतपुरम में, वो भी खड़े। तो वो काफी सारा जो सेक्युलर वोट जिसको माना जाता है वो सिर्फ माने इट्स नॉट अ फ्रेंडली फाइट, वो भी है। एक पत्तनमतिट्टा है, वहां पे ए.के. एंटनी के बेटे लड़ रहे हैं, और केरल के पुराने फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो थॉमस आइजक, वो लड़ रहे हैं। और वहाँ के पुराने क्षेत्रीय जो एमपी हैं वो तो कांग्रेस के हैं, 3 बार से एमपी हैं वो। ए.के. एंटनी, अनिल एंटनी, वो जो नए नए बीजेपी में आए हैं, पिताजी उनके खिलाफ है। और फिर त्रिशूर है, मेरा शहर है, वहां पे एक वो सुपरस्टार है वहां के केरल फिल्म इंडस्ट्री के, वो वहां से लड़ रहे हैं। तो ये 3-4 जगह में बोल रहे हैं कि शायद कुछ एक्शन हो सकता है। हालिया राजनीति पर खूब बात हो गई, लेकिन आपने गौर किया होगा कि केरल से लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और वाम दलों के हिंसक झड़पों की खबरें भी आती हैं। और इसका इतिहास ये शुरू होता है 1969 से। आरएसएस के एक कार्यकर्ता थे जिनका नाम था वड़िक्कल रामकृष्णन। 1969 में उनका कत्ल हुआ। बताया गया कि उन्होंने 16 साल के एक बच्चे की पिटाई की। जवाब में सीपीएम समर्थकों ने पलटकर हमला किया और कुल्हाड़ियों से उन्हें काट दिया। उनकी मौत हो गई। आरोपियों में सीपीएम के तमाम नेता थे और था लोकल स्तर का एक नेता, युवा नेता, नाम था पिनरई विजयन। आरएसएस के नेता बार बार इल्ज़ाम लगाते रहे, लेकिन कानूनी कार्रवाई में पिनरई विजयन बचे, यानी उन पर कोई भी इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। इस कांड को आज भी केरल का पहला पॉलिटिकल मर्डर कहा जाता है। पिनरई विजयन बीजेपी के मिशन केरल की सबसे बड़ी बाधा है। 2016 के विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी को पहली बार विधानसभा में एक सीट मिली थी तो लोगों ने कहा कि अब दक्षिण के दुर्ग में एक बारीक सी सही सेंध लग गई है। लेकिन विजयन के पॉलिटिकल मैनेजमेंट के आगे ये आस धुंधला गई। 2021 में जब विधानसभा चुनाव हुए तब 5 साल के सिटिंग सीएम विजयन ने कहा था बीजेपी को हम वापस जीरो पर ला देंगे, और यही हुआ। हालांकि कई सीटों पर बीजेपी करीबी मुकाबला हारी। विजयन को केरल में कई लोग मुंडू उठुद मोदी कहते हैं, यानी धोती वाला मोदी। राजनीतिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक उनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स वैसी ही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेल खाती। 2019 में एक चुनावी रैली में उन्होंने मंच से एक चर्चित बयान दिया था कि मैं एक ताड़ी उतारने वाले का बेटा हूं। कुछ लोग हमेशा मुझे मेरी जाति याद दिलाते रहते हैं, वो ये नहीं देख पा रहे कि ताड़ी उतारने वाले का बेटा कैसे मुख्यमंत्री बन गया। पिनरई विजयन पार्टी पर अपने एकाधिकार को लेकर भी जाने जाते हैं। 2 कारण है, लेकिन एक तो कुछ लोग कहते हैं कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर है, जो एक डिसीजन लेता है तो फिर कोई नहीं उनको रोक पाती, वो ऐसे ही उस डिसीजन पे स्ट्रॉन्ग होके काम करते हैं। दूसरा रीजन ये भी कहे जाते हैं कि वो अभी एक पार्टी से ज्यादा ग्रो हो चुके हैं, और एक जो यूजली सीपीएम ऐसा काम करता है कि पार्टी जो कहता है वही मानती, वही सीएम और जो भी पोजीशंस में है वो सब मानती है। लेकिन इधर पिनराई विजयन और एक इंडिविजुअल की तरह पार्टी से, उनकी ग्रोथ पार्टी से बड़ा हो चुके हैं, तो वो एक और कारण है। और दूसरा ये भी कहते हैं कि थोड़ा वो ऑटोक्रेसी जैसा काम करती है, क्योंकि एक एलिगेशन टाइप है कि फाइनल डिसीजन तो वो लेती है मिनिस्टर्स, और पार्टी को कुछ कहना ही नहीं है। जो भी पिनराई विजयन डिसाइड करती है, अगर वो पार्टी लीडर्स के खिलाफ हो और कुछ भी गवर्नमेंट की डिसीजन हो, वो सब मिनिस्टर्स और पार्टी से ज्यादा वो लेते हैं डिसीजंस। तो ये सब वजह से उनको मोदी पीएम से कंपेयर करते हैं, और वो लाइन भी आया है कि वो मुंडुड़ता मोदी, दैट्स व्हाट वी से इन मलयालम। हाँ,
सो ये सब रीजंस है उनको ऐसा कंपेयर कर। पिनरई विजयन जब भी संदेश देते हैं तब डिकोड किया जाता है कि ये बीजेपी के लिए था या राहुल गांधी के लिए। अतीत में भी वो कई बार इस तरह के काम करते आए हैं और इसीलिए उनको मुंडू उठुत मोदी कहा जाता है। अतीत का भावुक जिक्र सार्वजनिक मंच पर लाना और उससे राजनीतिक लाभ हासिल करना, ये विजयन की भी पुरानी कला रही है। 1975 में जब देश में इमरजेंसी लगी तो विजयन कुतुपरम सीट से विधायक थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया और उसके बाद क्या हुआ ये विजयन ने 30 मार्च 1977 को केरल विधानसभा में बताया। उस रोज़ उनके हाथ में एक कमीज थी खून से लथपथ। बकौल विजयन ये खून 28 सितंबर 1975 की रात उस कमीज पर लगा था और अब तक इसके गाढ़े लाल थक के कमीज पर जमे थे। शर्ट हाथ में थामे विजयन ने राज्य में पुलिसिया अत्याचार पर थर्राता भाषण दिया। ये बड़ा मुद्दा बना और 1 साल बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता के करुणाकरन का इस्तीफा हो गया। कहने वाले इस वाक्य को याद करके भी कहते हैं मुंडू उठुत मोदी। पर सिर्फ यही वजह नहीं है। 11 मार्च 2021 की तारीख पर चलते हैं। सीपीएम ने विधानसभा चुनाव की लिस्ट जारी की। 33 सिटिंग विधायकों के टिकट कट गए। वजह पार्टी की 2 टर्म पॉलिसी, यानी किसी भी विधायक ने अगर लगातार 2 कार्यकाल पूरे कर लिए तो अब चुनाव न लड़े, संगठन का काम करे। ये एक किस्म का कूलिंग पीरियड रहेगा। इस गैप के बाद वो फिर से चुनाव लड़ सकेंगे। विजयन की राजनीति को करीब से देखने वाले कहते हैं कि वो अपने समानांतर किसी नेता को आसानी से उठने नहीं देने देते। 2 टर्म पॉलिसी भी उनकी इसी स्ट्रेटजी का नतीजा थी। चुनाव जीतने के बाद भी इसकी झलक मिली जब के शैलजा को कैबिनेट से हटा दिया गया। शैलजा पिछली कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री थी। कोविड काल में उनके मैनेजमेंट की देश भर में चर्चा हुई, लोकप्रियता बढ़ रही थी। भीतर काने बात ये भी होने लगी कि क्या शैलजा 2026 में विजयन की जगह मुख्यमंत्री पद की दावेदार हो सकती हैं, पर उन्हें कैबिनेट से हटा दिया गया और अब वो लोकसभा के लिए मैदान में है। कई लोगों को विजयन का फैसला अप्रत्याशित लगा और इन कई लोगों में सीपीएम के राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचुरी भी शामिल हैं। उनसे पूछा गया था तो पल्ला झाड़ के कहा था राज्य का अपना मसला है। और फिर से बात वही आई, अपनी स्टाइल से काम करने वाले और चुनावी सफलता दिलाने वाले विजयन यानी मुंडू उठुत मोदी। राज्य की राजनीति में विजयन चुनौती देते नजर आते हैं, लेकिन जब बात लोकसभा की होती है तब विजयन के साथ साथ राहुल गांधी भी नरेंद्र मोदी के सामने इस राज्य में अहम चैलेंजर के तौर पर नजर आते हैं। हमने पत्रकारों से पूछा, विधानसभा चुनाव हारी कांग्रेस क्या लोकसभा में मजबूत है या एलडीएफ से ही मुख्य मुकाबला है? लोकल लेवल पे जिस चीज पे माने अगर आप बीजेपी को एक तरफ रखें और देखें, सीपीएम और कांग्रेस, लेफ्ट फ्रंट और यूडीएफ और एलडीएफ के बीच में जो टकराव है वो एक लोकल इंटरेस्ट का बात है और नेशनली लेफ्ट के लिए इंटरेस्ट है कि लेफ्ट जो एक ही गढ़ बचा है उनका, उसमें भी कहीं कम ना हो जाए। पिछली बार के जैसे कांग्रेस ज्यादा सीट ले गई, 15 सीट ले गई थी, तो उनके लिए वो एक ही जगह है जहां पे कुछ मिल सकती है, कुछ फसल कट सकती है। और कांग्रेस लेकिन छोड़ नहीं रही है, तो उनको थोड़ा सा आपस में थोड़ा फ्रिक्शन है, क्योंकि राहुल गांधी क्यों नहीं वो आंध्र प्रदेश जाके लड़ते हैं, कर्नाटक जाके लड़ते हैं, ऐसे ऐसे सवाल कर रहे हैं एक दूसरे से। तो काफी कांटे की टक्कर उन दोनों के बीच में है। लेकिन नेशनल जो ये है जहां पे 270 हो, 272 हो या 370 हो, जो भी मुद्दा हो, अगर टाइट इलेक्शन हो, जो भी हो, अगर उस सीट काउंट में केरल का कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 20 सीट है कुल मिला के। बीजेपी जीतेगी तो भी तो 1 या 2 सीट का फर्क है। वो 1-2 सीट का एक तरह से आइडियोलॉजिकल महत्व बहुत ज्यादा है। वो क्वांटिफाइबल टर्म्स में लोकसभा में तो 1 ही सीट हुआ, 2 सीट हुआ, ज्यादा से ज्यादा 3 सीट हुआ। 3 सीट अगर बीजेपी ले गई तो हिस्टोरिक उनके हिस्ट्री में माना जाएगा, लेकिन लोकसभा के हिस्ट्री के लिए वो 3 सीट का कोई ज्यादा मायने नहीं है। तो बाकी दोनों जो एलाइज हैं इंडिया के, उनके आपस में कौन ज्यादा ले जाता है, आखिर में लोकसभा में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि दोनों ही इंडिया की तरफ होंगे। बड़ी खबर यहीं तक। अब रुक करते हैं सुर्खियों का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिर से राहत नहीं मिली। कथित शराब नीति घोटाले में उनकी हिरासत 8 दिन के लिए बढ़ा दी गई। 15 दिन की न्यायिक हिरासत 15 अप्रैल को पूरी हो रही थी, जिस पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अब तिहाड़ जेल की बैरक नंबर 2 में 23 अप्रैल तक रहेंगे। इस मामले में 6 आरोपी बीआरएस नेता के कविता को भी राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। उनकी भी न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। सीबीआई का कहना है कि कविता जाँच में सहयोग नहीं कर रही। अरविंद केजरीवाल को देश की सर्वोच्च अदालत से भी निराशा हाथ लगी। सुप्रीम कोर्ट में उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर 15 अप्रैल को सुनवाई होनी थी। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंह भी याचिका पर तुरंत सुनवाई चाहते थे। उन्होंने अदालत से कहा कि वो कुछ ऐसे तथ्य सामने रखना चाहते हैं जो कोर्ट की आत्मा झकझोर देंगे, लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने केस पर तुरंत सुनवाई से इनकार किया। कोर्ट ने ईडी से केजरीवाल की गिरफ्तारी पर 24 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा। ईडी के जवाब के बाद 27 अप्रैल तक केजरीवाल को अदालत के सामने अपना पक्ष रखना होगा, जिसके बाद 29 अप्रैल को इस मामले पर सुनवाई होगी।
अभी साफ हो गया कि केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए राहत नहीं मिलने वाली है। केजरीवाल से 15 अप्रैल को तिहाड़ जेल में मिलने पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद संदीप पाठक। और जैसे ही मैं बैठा वहाँ पे मुलाकात की जो कुर्सी थी तो बहुत दुख हुआ दिल को कि मतलब जो हार्डकोर क्रिमिनल होते हैं, जो खतरनाक अपराधी होते हैं, उनके वाली सहूलतें भी नहीं मिल रही हैं। उनको ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे बहुत देश का बहुत बड़ा आतंकवादी पकड़ लिया हो। शीशा लगा हुआ था, फोन पे उधर से फोन पे बात कर रहे थे और शीशा भी ऐसा गंदा शीशा कि शक्ल भी अच्छी तरह के एक दूसरे की नजर नहीं आ रही थी। लेकिन ये जो चीज है ये बहुत ही इनको महंगी पड़ेगी। उन्होंने दिल्ली का हाल कैसा है, जनता कैसे है, और हमने एक एक चीज उनको बताया। उन्होंने ये भी कहा कि अगले हफ्ते से वो 2-2 मंत्रियों को बुलाएंगे और 2-2 मंत्रियों को बुलाकर दिल्ली के सारे कामों का रिव्यू करेंगे। उसके साथ साथ उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मैं सभी विधायकों से मिलूं और सभी विधायकों से मिलकर उनको ये कहूं, उनका केजरीवाल साहब का ये मैसेज उनको दूं कि वो अब अपने गली गली में घर घर में अपने एरिया में जाके जनता से मिले। किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, किसी को कोई दुख नहीं होना चाहिए। आज तक जितनी सेवा करते आ रहे थे उससे 10 गुना ज्यादा सेवा करना है। दूसरी सुर्खी, हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। ये पत्र कुछ बातों की ओर आपका ध्यान दिलाने के लिए लिख रहे हैं। कुछ गुट हैं जो न्यायपालिका को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, दबाव डालकर, गलत सूचनाएं फैलाकर या सार्वजनिक तौर पर अपमानजनक बातें फैलाकर कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। देश की अदालतों के 21 रिटायर्ड जजों ने चीफ जस्टिस के नाम एक खुला खत लिखा है। इसमें न्यायपालिका से जनता का भरोसा उठने की आशंका जताई गई। चिट्ठी में सुप्रीम कोर्ट के 4 रिटायर्ड जज दीपक वर्मा, कृष्ण मुरारी, दिनेश माहेश्वरी और MR शाह के दस्तखत हैं। 14 अप्रैल को चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के नाम लिखी गई इस चिट्ठी में अदालत को अनुचित दबाव से बचाने की जरूरत बताई गई। कहा गया कुछ गुट निजी स्वार्थ के लिए छवि खराब कर रहे हैं। आरोप लगाए गए कि इनके तरीके चिंताजनक हैं। बेबुनियाद बातों को फैलाने से लेकर न्यायपालिका की छवि को नुकसान पहुंचाना शामिल है। ये भी कहा गया कि ये गुट न्यायपालिका के फैसलों पर असर डाल रहा है। चिट्ठी में साफ तौर पर नहीं बताया गया कि ये गुट कौन से हैं और इसमें कौन लोग शामिल हैं। न ही जजों ने उन घटनाओं का जिक्र किया जिस कारण उन्हें ये चिट्ठी लिखनी पड़ी। 1 महीने के भीतर दूसरा मौका है जब CJI के सामने जजों ने सार्वजनिक चिंता जताई। 26 मार्च को 500 से ज़्यादा सीनियर वकीलों ने भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखकर कहा था। इन जजों में हरीश साल्वे, मनन मिश्रा और आदिश अग्रवाल जैसे नामचीन वकील शामिल थे और कहा गया था कि न्यायपालिका पर तमाम दबाव डाले जा रहे हैं। अब बारी लोकसभा चुनाव से जुड़े अपडेट्स जानने की। गृह मंत्री अमित शाह 15 अप्रैल को जयपुर पहुंचे और करीब 2 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस दौरान अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी CM दिया कुमारी और जयपुर शहर लोकसभा सीट से बीजेपी की प्रत्याशी मंजू शर्मा भी थीं। शाह ने उसी जगह पर रोड शो किया जहां राजस्थान विधानसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया था। इससे पहले अमित शाह मणिपुर भी पहुंचे थे। इम्फाल में उन्होंने कहा कि हिंसा प्रभावित मणिपुर में शांति स्थापित करना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का एजेंडा है मणिपुर को बांटना। अब कांग्रेस की बात करते हैं। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी भी राजस्थान में थी। अलवर में करीब 3 किलोमीटर लंबा रोड शो उन्होंने किया। अलवर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हैं ललित यादव। रोड शो में प्रियंका के साथ रथ में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह भी थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जिस हेलीकॉप्टर से 15 अप्रैल को तमिलनाडु के नीलगिरी पहुंचे, उसको लैंड करते ही चुनाव आयोग फ्लाइंग स्क्वाड के साथ अधिकारियों ने उस हेलीकॉप्टर की जांच की। इसे रेगुलर जांच बाद में बताया गया। कांग्रेस की तरफ से अभी तक इस पर कोई ज्यादा जानकारी नहीं आई है कि ये जांच क्यों की गई। इससे एक दिन पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बैनर्जी के हेलीकॉप्टर पर भी छापा मारा गया था। ये छापा इनकम टैक्स की टीम ने मारा था। अब आज का चुनावी किस्सा। पिछले किस्से में हमने आपको बताया था कब कांग्रेस में इंदिरा गांधी के खेमे ने बगावत की। आज का किस्सा भाजपा की पूर्ववर्ती पार्टी यानी जनसंघ में बगावत का है। 1973 में ये बगावत हुई थी। पार्टी में अटल आडवाणी के नेतृत्व पर, खासतौर पर अटल बिहारी के नेतृत्व पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए पूर्व अध्यक्ष बलराज मधोक ने इस्तीफा दिया था। पर इस्तीफे से पहले क्या हुआ? बलराज मधोक का भाषण आया, उसके बाद कारण बताओ नोटिस हुआ। नोटिस के बाद बलराज मधोक बयान पर डटे रहे और आखिरकार पार्टी ने कानपुर अधिवेशन के बाद उन्हें निष्कासित कर दिया था। आज का ललन टॉप शो इसी किस्से के साथ समाप्त होता है। अपने और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि। मैं एक बार फिर से देश के दौरे पर निकल रहा हूँ। तमिलनाडु, केरल के बाद अब बारी है असम और बिहार की। जोरहाट में, डिब्रूगढ़ में, पूर्णिया में आपसे मुलाकात होगी।
ललन टॉप के सोशल मीडिया हैंडल्स पर आपको हमारे और हमारे साथी रिपोर्टर्स के मूवमेंट के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। हम इस उम्मीद के साथ ज़मीन पर आते हैं कि आप दर्शकों से भी भरपूर मुलाकात हो। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मेल करें chunav@lalantop.com पर। शुक्रिया, शुभ रात्रि। कंधों पर मेहनत का बस्ता, आंखों पर कौतूहल का लेंस, आपकी कहानियों के पहले गवाह और पर्दे के पीछे के नायक, गांव देश के मिजाज सुनने को तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? लल्लन टॉप चुनाव यात्रा 2024। पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, ITC सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का।